मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रंजन सर जहानाबाद फ्रॉम सृजन क्लासेज। हम लोग अभी टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं और टाइम एंड टेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, चैप्टर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। यानी टाइम एंड टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, इसको किस प्रकार से यूज किया जाता है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, जिसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं, है ना। अब देखो यहाँ टाइम एंड टेंस में हम लोग टाइम एंड टेंस समय और काल, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। 6 गो रूल आपको बताए थे। रूल नंबर 7 हम लोग सीखेंगे। रूल नंबर 7 हम लोग सीखेंगे। देखो यहाँ, अगर सेंटेंस बाक इट इज opportune टाइम। इट इज opportune टाइम का मतलब होता है, इट इज opportune टाइम का मतलब होता है ना, यह उचित समय है या यह सही मौका है, या इट इज अबाउट टाइम। इट इज अबाउट टाइम का मतलब होता है यह सही मौका है। अगर सेंटेंस इट इज opportune टाइम या इट इज अबाउट टाइम, अगर सेंटेंस इट इज opportune टाइम या इट इज अबाउट टाइम, इट इज opportune का मतलब होता है ना, यह उचित समय है या यह सही मौका है। इट इज अबाउट टाइम का मतलब यह सही मौका है से शुरू हो तब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना है, अगर हमारा वाक्य इट इज opportune टाइम या उचित समय है या सही मौका है, या इट इज अबाउट टाइम का मतलब यह सही मौका है से अगर वाक्य शुरू होगा तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। यानी सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप का प्रयोग होगा। जैसे देखो यहाँ, जैसे इट इज opportune टाइम या उचित समय है, यू स्टार्टेड द वर्क, तुमने काम शुरू किया। यह उचित समय है या यह सही मौका है, तुमने काम शुरू किया। अब देखो यहाँ सेंटेंस हमारा इट इज opportune टाइम से शुरू हुआ है। अभी हम नियम में लिखाए हैं कि जब भी हमारा सेंटेंस अगर वाक्य इट इज opportune टाइम से शुरू होगा तो दिए गए वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। देखो यहाँ V2 का प्रयोग हुआ है, यू स्टार्टेड, है ना। पास्ट इंडेफिनिट में सभी सब्जेक्ट के साथ V2 का प्रयोग होता है, चाहे कर्ता सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे। देखिए यहाँ V2 का प्रयोग हुआ है। जैसे ध्यान देना है, जैसे इट इज अबाउट टाइम, यह सही मौका है, गणेश सॉल्व्ड प्रॉब्लम, गणेश समस्या समाधान किया।
गणेश समस्या समाधान किया। इट इज अबाउट टाइम, यह सही मौका है, गणेश समस्या समाधान किया। अब देखिए हमारा वाक्य इट इज अबाउट टाइम से शुरू हुआ, इसीलिए दिए गए वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि अगर हमारा वाक्य इट इज अपॉर्चुनिव टाइम या इट इज अबाउट टाइम से वाक्य शुरू होगा तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। जैसे इट इज अपॉर्चुनिव टाइम है ना, यह उचित समय है, यू स्टार्टेड द वर्क। देखिए यहाँ सेंटेंस इट इज अपॉर्चुनिव टाइम से शुरू हुआ, इसलिए दिए गए वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। जैसे इट इज अबाउट टाइम, यह सही मौका है, गणेश सोल्व प्रॉब्लम, गणेश समस्या समाधान किया। हमारा सेंटेंस इट इज अबाउट टाइम से शुरू हुआ, इसीलिए दिए गए वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। जैसे इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, यह सही मौका है ना। रोहन कंप्लीटेड अ लेसन। देखिए यहाँ हमारा सेंटेंस इट इज अबाउट टाइम से शुरू हुआ है, इसीलिए दिए गए वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। इसको नोट कर लीजिए। रूल नंबर देखिए, रूल नंबर 8, ध्यान देना है। प्रीवियस टाइम पिछला समय, प्रीवियस टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ प्रीवियस टाइम अगर सेंटेंस में रहेगा, अगर वाक्य में प्रीवियस टाइम है तो उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप। तो आप पहचान के शब्द जो याद करते हैं, याद किए होंगे यस्टरडे से शुरू हो जाए, लास्ट से शुरू हो जाए, एगो से शुरू हो जाए, है ना। तो उसमें एक याद रखिएगा प्रीवियस टाइम। अगर प्रीवियस टाइम है सेंटेंस में तो वो दिए गए वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होगा। जैसे देखिए यहाँ, जैसे ही रिटर्न्ड प्रीवियस टाइम, देखो यहाँ दिए गए वाक्य में प्रीवियस टाइम आया, और प्रीवियस टाइम रहेगा सेंटेंस में तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। ही रिटर्न V2 है ना जी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप लगता है। जैसे they answered all questions, वे लोग सभी प्रश्नों का उत्तर दिए प्रीवियस टाइम, पिछले समय, प्रीवियस टाइम। अब देखो यहाँ दिए गए सेंटेंस में प्रीवियस टाइम है, प्रीवियस टाइम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का शब्द है, और प्रीवियस टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ V2 है एंसर्ड, अब पास्ट इंडेफिनिट में सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप लगता है, चाहे कर्ता सिंगुलर हो या प्लुरल हो। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि प्रीवियस टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ रूल नंबर 9 हम लोग सीखेंगे। ध्यान देना है पहले
दैट टाइम उस समय, दैट टाइम उस समय, दैट टाइम के साथ, दैट टाइम के साथ, दैट टाइम के साथ, दैट टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दैट टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, दैट टाइम के साथ, दैट टाइम का मतलब उस समय, दैट टाइम का मतलब उस समय, और दैट टाइम के साथ, दैट टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, प्रीवियस टाइम अगर सेंटेंस में रहे, दैट टाइम सेंटेंस में रहे, तो दिए गए वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। अगर आपका टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन है और टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन में है ना प्रीवियस टाइम दिया हुआ है, तो ऑप्शन में हम लोग ढूंढेंगे है ना कि दिए गए ऑप्शन कौन पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड है, और उसी ऑप्शन को हम लोग टिक आउट करेंगे। उसी प्रकार से अगर दैट टाइम रहेगा, टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन रहे, दैट टाइम रहे, है ना, तो दिए गए ऑप्शन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड ऑप्शन को ढूंढेंगे, उसी को टिक आउट करेंगे। यानी सभी सब्जेक्ट के साथ V2 रहेगा, अगर निगेटिव रहेगा तो सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट रहेगा। अब देखिए यहाँ जैसे एग्जाम्पल सीखिए, जैसे आई केम लेट दैट टाइम, मैं उस समय लेट से आया, मैं उस समय लेट से आया यानी देर से आया। देखिए सेंटेंस में दैट टाइम है और दैट टाइम रहता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ आई केम, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, V2 लगा हुआ है ना। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि पास्ट टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ, जैसे रोहन प्रूव्ड द लॉ दैट टाइम, रोहन उस समय नियम साबित किया, रोहन उस समय नियम साबित किया, रोहन उस समय नियम साबित किया। देखिए सेंटेंस में दैट टाइम है और दैट टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है यानी V2। तो देखिए रोहन है, यहाँ प्रूव्ड V2 में है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप लगता है, चाहे कर्ता सिंगुलर रहे या प्लुरल रहे, निगेटिव रहेगा तो सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगता है। इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए यहाँ रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 क्या कहता है जो सीखिएगा। इच्छा सूचक वाक्यों में काल्पनिक इच्छा, काल्पनिक इच्छा शर्त अनुमान, अनुमान के लिए, अनुमान जिसे अंग्रेजी में कहते हैं गेस, है ना, काल्पनिक इच्छा डिजायर, शर्त कंडीशन, है ना, इच्छा सूचक वाक्यों में काल्पनिक इच्छा शर्त अनुमान के लिए पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको समझिएगा जरा बढ़िया से। पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है वर्ब टू बी या बी, चाहे वर्ब टू बी कहिए या बी, हमेशा पास्ट टेंस के प्लुरल में रहती है, पास्ट टेंस के प्लुरल में
रहती है। वर्ब टू बी हमेशा पास्ट टेंस के प्लूरल में रहती है। नोट, नोट में देखिए यहाँ, यहीं से क्लियर हो जाएगा। सभी सब्जेक्ट के साथ वर, सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ हम लोग सीखने का काम करेंगे। सभी सब्जेक्ट यानी कर्ता सिंगुलर है या प्लूरल, सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होगा। अब देखिए यहाँ इच्छा सूचक वाक्यों में, इच्छा सूचक वाक्यों में काल्पनिक इच्छा, शर्त और अनुमान के लिए पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर वाक्य से काल्पनिक इच्छा का बोध हो, काल्पनिक इच्छा जो कल्पना करके बतलाया जाए, जो असंभव हो, है ना, जैसे कैसे कहते हैं कि मैं एक राजा होता, मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, है ना, तो ये सब कौन इच्छा है? काल्पनिक इच्छा है। तो अगर वाक्य से हम लोग किसी व्यक्ति से गांव पड़ोस में झगड़ा हो जाता है, तो अगर हम लोग कमज़ोर पड़ते हैं तो हम लोग कहते हैं कि, है ना, हम लोग घर में वो डीएम रहता, एसपी रहता, नीतीश कुमार से जान पहचान रहता। तो ये क्या है? काल्पनिक है, काल्पनिक इच्छा है। तो अगर वाक्य से काल्पनिक इच्छा, शर्त, अनुमान का बोध हो तो वहाँ पर पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वर्ब टू बी या बी, वर्ब टू बी कहिए या बी, हमेशा पास्ट टेंस के प्लूरल में रहती है। और ये चीज़ को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाए होंगे। वर्ब टू बी या बी के बारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टाइम एंड टेंस के कॉपी में देखिएगा, उसमें हम लिखाए थे कि वर्ब टू बी और बी का मतलब होता है एम, इज, आर, बाज, बेयर, और एम, इज, आर आता है प्रेजेंट टेंस में, बाज, बेयर आता है पास्ट टेंस में। तो अब यहाँ हम लोग सीखने का काम करेंगे। पहले समझना है, लिखना बाद में। देखो यहाँ वर्ब टू बी या बी कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। चाहे वर्ब टू बी कहिए या बी कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो वर्ब टू बी और बी का मतलब होता है एम, इज, आर, बाज, बेयर। अब एम, इज, आर आता है प्रेजेंट टेंस में, एम, इज, आर आता है प्रेजेंट टेंस में। इसके बारे में हम जिक्र किए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि जब सेंटेंस से विश्वव्यापी शब्द का बोध हो वर्ब के रूप में बी या टू बी हो तो प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है ना। अब देखो यहाँ बाज, बेयर, बाज और वर, सही उच्चारण वर होता है ना, ये आता है पास्ट टेंस में, फास्ट टेंस, फास्ट टेंस, वाज, वर, ये आता है पास्ट टेंस में। अब देखिए यहाँ कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ सकता है, कोई भी व्यक्ति आपसे कह सकता है कि वर्ब टू बी और बी का मतलब क्या होता है। तो वर्ब टू बी और बी दोनों एक ही चीज़ है और दोनों का मतलब होता है एम, इज, आर, बाज, बेयर। तो एम, इज, आर आता है प्रेजेंट टेंस में, अब बाज, बेयर आता है पास्ट टेंस में। एम, इज, आर आता है प्रेजेंट टेंस में, बाज, बेयर आता है पास्ट टेंस में। वर्ब टू बी का मतलब या बी का मतलब एम, इज, आर, बाज, बेयर। एम, इज, आर आता है प्रेजेंट टेंस में, बाज, बेयर आता है पास्ट टेंस में। अब हम लोग रूल को फॉलो करेंगे। तो अगर इच्छा सूचक वाक्यों में, है ना, काल्पनिक इच्छा और शर्त और अनुमान के लिए कौन टेंस का प्रयोग? पास्ट टेंस का प्रयोग। लेकिन वर्ब टू बी हमेशा पास्ट टेंस के प्लूरल में रहती है। अगर वाक्य से काल्पनिक इच्छा का बोध हो, शर्त का बोध हो, अनुमान का बोध हो तो पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। लेकिन वर्ब टू बी और बी हमेशा पास्ट टेंस के प्लूरल में रहेगी। तो प्रेजेंट टेंस में कौन आता है? एम, इज, आर। तो एम, इज, आर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि प्रयोग करना है कौन टेंस का? वर्ब टू बी जब भी रहेगा तो पास्ट टेंस में ना। अब पास्ट टेंस के कोची में? प्लूरल में। तो पास्ट टेंस में कौन आता है? बाज और वर। और पास्ट टेंस के प्लूरल कौन हुआ? है ना, तो वर हुआ, बेयर जिसे हम लोग कहते हैं। तो वर हुआ, इसलिए ना लिखे हैं कि सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा का बोध हो जाए,
शर्त का बोध हो जाए, अनुमान का बोध हो जाए, तब पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वर्ब टू बी या बी हमेशा पास्ट टेंस के प्लूरल में रहती है। वर्ब टू बी और बी का मतलब एम इज आर बाज बेयर, तो एम इज आर आता है प्रेजेंट टेंस में, तब प्रेजेंट टेंस का प्रयोग नहीं करना है, यानी एम इज आर का प्रयोग नहीं होगा। यानी जब सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा, शर्त और अनुमान का बोध हो तो प्रेजेंट टेंस में आता है एम इज आर। एम इज आर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वर्ब टू बी रहेगा पास्ट टेंस के प्लूरल में। अब पास्ट टेंस में कौन आता है? बाज और बेयर। तब बाज और बेयर में प्लूरल कौन हुआ? वर हुआ। इसीलिए तो लिखे हैं कि सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। ऐसा तब होगा जब सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा, शर्त और अनुमान का बोध हो। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इच्छा सूचक वाक्यों में अगर वाक्य से काल्पनिक इच्छा, शर्त और अनुमान का बोध हो तो पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वर्ब टू बी पास्ट टेंस के प्लूरल में रहती है। वर्ब टू बी और बी का मतलब होता है एम इज आर बाज बेयर। एम इज आर आता है प्रेजेंट टेंस में, एम इज आर का प्रयोग नहीं होगा। जब भी होगा तब पास्ट टेंस का, तब पास्ट टेंस में आता है बाज और बेयर, और पास्ट टेंस में क्रिया रहेगा प्लूरल में। तब बाज बेयर में प्लूरल कौन है? वर है। इसलिए सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग तभी करेंगे जब सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा, शर्त और अनुमान का बोध हो। इसलिए आप एक लाइन में याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि इच्छा सूचक वाक्यों में अगर वाक्य से काल्पनिक इच्छा, शर्त और अनुमान का बोध हो तो हमेशा पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वर्ब टू बी पास्ट टेंस के प्लूरल में रहती है। वर्ब टू बी और बी का मतलब एम इज आर बाज बेयर। एम इज आर आता है प्रेजेंट टेंस में, लेकिन प्रेजेंट टेंस का प्रयोग नहीं होगा। एम इज आर का प्रयोग कभी नहीं होगा जब सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा, शर्त और अनुमान का बोध होता है तो पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। लेकिन वर्ब टू बी रहता है पास्ट टेंस के प्लूरल में, तब पास्ट टेंस में कौन आता है? वर्ब टू बी, बाज और बेयर। तब पास्ट टेंस के प्लूरल कौन हो गया? वर हो गया। इसलिए सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करना है जब सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा, शर्त और अनुमान का बोध हो। जैसे देखो यहाँ सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे कर्ता हमारा सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, जैसे इफ आई वर ए किंग, यदि मैं एक राजा होता, यदि मैं एक राजा होता, यदि मैं एक राजा होता, तो ये काल्पनिक इच्छा का बोध हुआ कि यदि मैं एक राजा होता। तो देखिए यहाँ ये सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा का बोध हुआ, और काल्पनिक इच्छा का बोध होता है तो सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? वर लगता है, क्योंकि पास्ट टेंस का प्रयोग करना है। लेकिन वर्ब टू बी पास्ट टेंस के प्लूरल में रहेगा, तब वर्ब टू बी में आता है एम इज आर, तो एम इज आर का तो प्रयोग होगा नहीं। अब बाज बेयर आता है पास्ट टेंस में, तब बाज पास्ट टेंस का प्लूरल कौन हो गया? वर हो गया। इसलिए देखिए यहाँ सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग हुआ। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बाज लगना चाहिए था, यहाँ वर क्यों लगा? तो यहाँ पर आप सिंपल सा एग्जाम्पल, सिंपल सा आप उत्तर दीजिएगा कि जब सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा का बोध होता है तो वर का प्रयोग किया जाता है सभी सब्जेक्ट के साथ। और ऐसा क्यों होता है ये पढ़िएगा सिंटेक्स में, जो अपवाद है वो अगला चैप्टर में पढ़िएगा सिंटेक्स, कि आई के साथ बाज लगना चाहिए था लेकिन वर क्यों लगा। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ सकते हैं कि आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट था तो बाज लगना चाहिए था, तो आपको बताना है कि जब सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा का बोध होता है सभी सब्जेक्ट के साथ वर लगता है। ऐसा क्यों होता है, ये क्यों अपवाद है, ये पढ़िएगा सिंटेक्स में, जिसका नाम है उसका वो, और उसको नाम से जाना जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कर्ता क्रिया और तालमेल। अभी फिलहाल यहीं पर इतना ही समझिए। अब देखो यहाँ जैसे इफ सी वर ए वर्ड, अगर वह एक पक्षी होती, अगर वह एक पक्षी होती है ना, तो कौन इच्छा है? काल्पनिक इच्छा है, कल्पना कर रही है कि अगर वह क्या होती?
पक्षी होती तो सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा का बोध हुआ, और काल्पनिक इच्छा का बोध होता है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है ना। यहां पर भी प्रश्न है कि सी के साथ बाज लगना चाहिए था, लेकिन लगा क्या, वर लगा। तो आपको यहां बतलाना है कि जब सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा का बोध होता है तब पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वर्ब टू भी रहता है पास्ट टेंस के प्लुरल में। अब पास्ट टेंस में आता है बाज और बेयर, तो प्लुरल कौन हो गया, वेयर हो गया, वर हो गया, इसलिए सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहां पर फिलहाल ये उत्तर यही दीजिएगा। कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ सकता है कि आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, बाज लगना चाहिए था, वर लगा। तो आपको बताना है कि जब सेंटेंस से शर्त का बोध होता है या सेंटेंस से जब काल्पनिक इच्छा का बोध होता है, जब सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा का बोध होता है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। यहां पर फिलहाल उत्तर देना है, लेकिन वर क्यों लगा है ना, ये सब पढ़िएगा सिंटेक्स में जो अपवाद में है ना। जैसे इफ आई वेयर ए किंग, यदि मैं एक राजा होता, ये कौन इच्छा है, काल्पनिक इच्छा है। इफ सी वेयर ए बर्ड, अगर वह एक पक्षी होती है ना, यानी कल्पना कर रही है कि वह क्या होती, पक्षी होती। ये दोनों भाग से काल्पनिक इच्छा का बोध हुआ, इसीलिए सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया गया है। इसको नोट कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ और एग्जाम्पल सीखेंगे, वो तो काल्पनिक इच्छा का बोध हुआ। शर्त को देखो, इफ आई वेयर, इफ आई वर ए किंग, इफ आई वर ए किंग, यदि मैं एक राजा होता, आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैं गरीबों की मदद करता। यदि मैं एक राजा होता तो मैं गरीबों की मदद करता। अब सीखिए यहाँ, यदि मैं एक राजा होता तो गरीबों की मदद करता। गरीब की मदद कब करता, जब मैं एक राजा होता। तो सेंटेंस से शर्त का बोध हो रहा है, ये शर्त न है जी कि यदि मैं एक राजा होता तो गरीबों की मदद करता, तो क्या है, शर्त है। और जब वाक्य से कंडीशन, शर्त है ना, शर्त का मीनिंग होता है कंडीशन। अगर वाक्य से शर्त का बोध होता है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। यदि मैं एक राजा होता तो मैं गरीबों की मदद करता, तो ये क्या है, शर्त है। राजा होता तो न गरीबों की मदद करता। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग सीखेंगे, जैसे इफ सी वेयर ए बर्ड, अगर वह एक पक्षी होती, सी वुड फ्लाई टू द क्लाउड, तो वह बादल तक उड़ जाती। अगर वह एक पक्षी होती तो वह बादल तक उड़ जाती, यह भी शर्त है रे बाबू, है ना। इफ सी वेयर ए बर्ड, अगर वह एक पक्षी होती, सी वुड फ्लाई टू द क्लाउड, वह बादल तक उड़ जाती। बादल तक कब उड़ती, जब वह एक पक्षी होती। तो सेंटेंस से क्या चीज का बोध हुआ, शर्त का बोध हुआ। और वाक्य से शर्त का बोध होता है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि अगर वाक्य से काल्पनिक इच्छा, शर्त और अनुमान का बोध हो तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, यानी पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। लेकिन वर्ब टू भी जब भी रहता है तब पास्ट टेंस के प्लुरल में। अब पास्ट टेंस में आता है बाज और बेयर, और पास्ट टेंस का प्लुरल हो गया वर, है ना। आप देखो यहाँ जैसे एग्जाम्पल हम लोग सीखेंगे, जैसे ही टॉक्स एज इफ का मतलब मानो। ही टॉक्स एज इफ ही वेयर मैड, वह इस तरह बात करता है मानो वह पागल हो। वह इस तरह बात करता है मानो वह पागल हो, यानी बात करने से क्या लगा, अनुमान लगा कि लगता है कि पागल है। कैसे आप लोग कोई व्यक्ति से बात करते हैं, है ना, और वो देखने में, वो बात करने में आपको पता चल जाता है कि लगता है कि पागल है। तो हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं कि लगता है कि 1-2 घंटा घसकल कहाँ है, यानी अनुमान लगता है कि वो क्या है,
पागल है। अब देखिए यहाँ ही टॉक्स एज इफ, वह इस तरह बात करता है मानो ही वेयर मैड, मानो वह पागल हो। यानी बात करने से क्या लगा, अनुमान लगा। और जब वाक्य से अनुमान का बोध होता है तब सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर वर का प्रयोग हुआ ना बाबू। तो काल्पनिक इच्छा शर्त है ना, यानी डिजायर, कंडीशन शर्त, अनुमान गेस के लिए है ना पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब वर्ब टू बी जब भी रहेगा था पास्ट टेंस के प्लुरल में, और पास्ट टेंस का प्लुरल वर होता है, इसलिए सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया गया है। तब यहाँ पर प्रश्न उठता है रे बाबू, है ना, कि हम लोग को टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन, हम लोग का टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन हिंदी में रहता है कि अंग्रेजी में रहेगा। तो टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो अंग्रेजी में रहेगा। वहाँ पर कोई आपको क्वेश्चन में बतलाने वाला न रहेगा कि बगल में शर्त रहेगा, अनुमान रहेगा, काल्पनिक इच्छा लिखा रहेगा। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन, टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन जब भी रहता है तो अंग्रेजी में रहता है, जब भी रहेगा तो अंग्रेजी में। तो हमें दिए गए टाइम एंड टेंस के दिए गए क्वेश्चन से, टाइम एंड टेंस के दिए गए क्वेश्चन से हम लोगों को मालूम कैसे चलेगा कि दिए गए वाक्य से, दिए गए क्वेश्चन से काल्पनिक इच्छा का बोध हुआ, शर्त का बोध हुआ, अनुमान का बोध हुआ। आखिर हम लोग को मालूम कैसे चलेगा, है ना, कि दिए गए वाक्य से, दिए गए टाइम एंड टेंस के क्वेश्चन से शर्त का बोध हुआ, अनुमान का बोध हुआ, काल्पनिक इच्छा का बोध हुआ। हम लोग को मालूम कैसे चलेगा, क्योंकि टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन हिंदी में नहीं रहता है, अंग्रेजी में रहता है, और बगल में न लिखा रहेगा कि काल्पनिक इच्छा का बोध हुआ, शर्त का बोध हुआ, अनुमान का बोध हुआ। ये तो हम अधिक समझने के लिए न लिख दिए हैं। वहां पर रंजन सर रहेंगे कि आपको हिंदी करेंगे। तो हम लोग को दिए गए क्वेश्चन से मालूम कैसे चलेगा कि दिए गए वाक्य से काल्पनिक इच्छा का बोध हुआ, कि शर्त का बोध हुआ, कि अनुमान का बोध हुआ। इसको नोट कीजिए। बाकी हम लोग कल इसके बारे में सीखेंगे। कल बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा, क्योंकि हम लोग को सीखना है कि टाइम एंड टेंस के दिए गए क्वेश्चन से हम लोग को मालूम कैसे चलेगा कि सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा का बोध हुआ, कि शर्त का बोध हुआ, कि अनुमान का बोध हुआ। इसलिए कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए, सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, और आप लोग ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो महामारी है वो देश में समाप्त हो जाए। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।